हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज आई है दैट इज अगेन फ्रॉम एन एयर क्रैश। ऑलराइट, पिछले साल भी सिविल एविएशन के लिए काफी आप कह सकते हैं हॉन्टिंग ईयर था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एविएशन के मामले आए थे जिसके अंदर या तो हॉक्स टेररिस्ट कॉल आए थे जिसके अंदर ये बताया गया था कि फेक बॉम्ब के इम्प्लीमेंटेशन के कॉल्स आए थे। काफ़ी सारे एयरलाइंस को अपने जो है रूट्स चेंज करने पड़े थे, चाहे अजरबैजान के अंदर क्रैश हुआ हो या फिर आपके साउथ कोरिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे जहां पर एविएशन हिस्ट्री के अंदर चीज़ें बहुत गलत गई थी। ऑलराइट, और 2025 का ये पहला ऐसा मामला है जो हमें अमेरिका में देखने को मिला है। यहाँ पर एक अमेरिकन ईगल, एक जो आपका एयरक्राफ्ट है, वो एक मिलिट्री के चॉपर के साथ उनका टकराव हो जाता है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि ऑन बोर्ड जितने भी मेंबर्स थे सभी के सभी डेड हो गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि ये जो फ्लाइट है ये एक्चुअली में इट वाज कमिंग टू रेगन नेशनल एयरपोर्ट, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर लगभग पोटोमैक रिवर के ऊपर ये क्रैश हुआ, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर के साथ इंसिडेंट जो है वो क्रैश होने की वजह से वहीं पर सारा का सारा जो मलबा है, आप कह सकते हैं डेड लोग हैं, बॉडीज हैं, वो सारी पोटोमैक रिवर से ही आपकी क्या की जा रही है, रिट्रीव की जा रही हैं। तो आपके लिए अगेन पोटोमैक रिवर किस देश के अंदर है इस तरीके से पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि यूएसए की हिस्ट्री में भी 2001 के बाद ये सबसे बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसके अंदर इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं। ठीक है, अगेन वहां की पॉलिटिक्स के हिसाब से चीजें अलग हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे अटैक करके कहा है दैट क्योंकि आपने प्राइवेट प्लेयर्स को इतनी ज्यादा लेवरेज दे रखी है इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ये एक अनअवॉइडेबल इंसिडेंट था जिसको अवॉइड किया जा सकता था, कुछ ऐसा नहीं था, बिकॉज जो मिलिट्री का यूनिट है, जो चॉपर है, उसको आप अलर्ट कर सकते थे, डिटर्मिन कर सकते थे। ठीक है, आप पाथवे कंसल्ट कर सकते थे। तो इट वाज समथिंग कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ऐसा अगर कोई इंसिडेंट होता है तो नेचुरली वो क्या है, आपकी क्वेश्चंस के कटघरे में लाकर अथॉरिटीज को खड़ा कर देता है। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है दैट इज इलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर वो एविडेंस मांग रहे हैं फॉर पॉइजनिंग ऑफ यमुना। देखिए काफी दिनों से ये डिबेट चल रहा है जहां बीजेपी जो है वो आप गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पॉल्यूशन को, और आप रिट्रीव में बोल रही है कि क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां से जो फ्लड आपका जो वेस्ट आ रहा है यमुना रिवर के अंदर, जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स ऐड हो रहे हैं, वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटिंग हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके पॉइजनस टर्म्स को कंक्रीट करते हैं। मतलब उन्हीं की वजह से मेजर जो है वो पॉइजनिंग हो रही है। पिछले साल भी एक न्यूज़ आई थी जहां पर हेवी लेदर फोक्स आपकी यमुना के पूरे रिवर बैंक के ऊपर देखे गए थे दिल्ली के एरिया के अंदर। पहले ही पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर एक मेजर कंसर्न रहता है। यमुना रिवर फॉर दैट मैटर, अगर वहां पर उसके अंदर भी हमें पॉल्यूशन मिल रही है तो वाटर लेवल भी आपका रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और वहां पर भी आपकी जो चीजें हैं वो प्रॉब्लमेटिक टर्न आउट कर रही हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इसीलिए इस चीज के अंदर वो कर रहा है बिकॉज इसी चीज को मुद्दा बना के दोनों पार्टीज आपके क्या कर रही हैं, वो लड़ रही हैं। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अब फाइनली अथॉरिटेटिवली उनसे पूछा है कि आप हमें एक क्वांटिफाइड डाटा दीजिए, एविडेंस दीजिए कि यमुना के अंदर जो पॉइजनिंग है वो कैसे हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपसे पूछ रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी से पूछ रहा है, दैट इज व्हाई दे आर एलिजिंग कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के लिए वर्क कर रहा है। अगेन इलेक्शन कमीशन न्यूज में है, यमुना रिवर न्यूज में है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आज के पेपर के अंदर सेकेंड जो न्यूज हमारी आ रही है दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भी जैसे कुछ दिन पहले हमें केरला की रिपोर्ट आई थी, सिमिलर पैटर्न पे तमिलनाडु के अंदर जो बर्थ रेट है वो आपका नेचुरली जो है वो डिक्रीज होता, डिक्लाइन होता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि आपका जो TFR है दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेशियो, जिसके अंदर हम रिप्लेसमेंट मानते हैं। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेशियो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के अंदर ऑन एन एवरेज एक वुमन कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, उसे TFR कहा जाता है। ठीक है, जब उसकी एवरेज निकाल लेते हैं तो रिप्लेसमेंट करने के लिए कि 2 के बदले 2 आ जाएं तो 2.1 को आइडियल माना जाता है। बट
बात ये है कि तमिलनाडु का TFR इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1.4 पे है। तो ऑन एन एवरेज ये चीज देखी जा रही है कि तमिलनाडु के एक कपल के पास सिर्फ शायद एक ही बच्चा है या फिर एक भी नहीं, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है कि किसी के पास 2 या 3 बच्चे हैं। तो वो चीज कंसर्निंग इसीलिए मनाई जा रही है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि एल्डरली जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट कैटेगरी में चली जाएगी, उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे एंड आपके जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, वो आपके अगेन ड्रॉप डाउन कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से TFR पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पूरे स्टैट्स दिए गए हैं। जो TFR यहाँ का था 1971 के अंदर वो 3.9 के आसपास था। अब आपके 2020 के अंदर ये 1.4 के आसपास है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, विच इज़ अ कंसर्निंग नंबर बिकॉज ये रिप्लेसमेंट रेशियो को भी पूरा नहीं कर रहा है, जिसके अंदर TFR को आइडियली 2.1 रखा जाता है, ठीक है जी। तो ये वाला जो आर्टिकल है आपका, ये उस चीज़ से रिलेटेड है कि आपके मैटरनटल जो हमने देखा था कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ही डिक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। MMR क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ पर लाइव बर्थ्स के ऊपर, अगर बर्थ ही कम होंगे तो नेचुरली MMR का नंबर भी बढ़ जाएगा, तो वो वाला फिगर भी स्टिपुलेट हो जाता है। यही कंसर्न हमने केरला में पढ़ा था, सिमिलर ही कुछ तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिला है, राइट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट आई है दैट इज फ्रॉम हेयर। यहाँ पर हमें पता लगा है सी हेयर इट इज, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से साउथ वेस्ट के अंदर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है स्टडी के अकॉर्डिंग। स्टडी की पब्लिकेशन का नाम देख लेते हैं। देखिए ये पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी के द्वारा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और इन लोगों के हिसाब से ये कहा गया है कि जो साउथ वेस्ट कोस्ट है भारत की, वहाँ पर स्टडी राइज हुआ है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो आपका ट्रेंड है, और उसके पीछे जो रीज़न माना गया है कि ये क्यों बढ़ा है साउथ वेस्ट रीजन के अंदर। देखिए साउथ ईस्ट मानसून तो हमें पता है, लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर जो मानसून की इंटेंसिटी देखी गई है, या बारिश की, रेनफॉल की फॉर दैट मैटर, वो हर साल बढ़ रही है एंड हर साल लगभग 0.23 mm के हिसाब से बढ़ रही है। ये स्ट्रॉन्गली टाइड है मोडोडायनेमिक कंपोनेंट ऑफ मॉइस्चर फ्लक्स, मतलब आपकी जो स्टेट्स हैं वो आपकी साउथ ईस्ट अरेबियन सी के मॉनसून के साथ जो है वो रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग सीधा सीधा ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ ये जो स्टडी हुई है इट इज़ बाय अ टीम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट। इन लोगों ने ये पूरा का पूरा एक स्टडी किया है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो रेनफॉल इवेंट्स हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर फार मोर अहेड। और कंसर्निंग है, रीज़न वही है कि क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ पर बारिश जो है वो अनएक्सपेक्टेड टर्म्स में देखी जा रही है, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके कंसर्निंग इफेक्ट्स दिखाता है, और उसी में से एक आपके साउथ वेस्ट मॉनसून जो आपका देखा जा रहा है उसके अंदर बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रयागराज से न्यूज़ आ रही है, जो कल स्टेम्पेड हुआ उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो शायद ऑफिशियल नंबर्स में नहीं सामने आया है। इनफैक्ट ये तक भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर स्टेम्पेड हुआ लेकिन उसको बिल्कुल भी रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंचाया गया, ठीक है। ऐसे में चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL दायर कर दी गई है। PIL का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब इसके अंदर लोकस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट नहीं चलता है कि आपका क्या लेना देना है, वो नहीं पूछेगी कोर्ट आपसे। इनफैक्ट ये आपको एज अ राइट दे दिया गया है कि आप पूछ सकते हो। पब्लिक यानी कि जनहित याचिका बोला जाता है इसको हिंदी में, अगर हम इसका अनुवाद करें तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई मैटर ऐसा है जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जो है हैम्पर हुआ है और वो कोर्ट के सामने लेकर जाना चाहिए, तो उसे कोई भी उस याचिका को दर्ज कर सकता है, लिटिगेशन को लेके कोर्ट में पहुंच सकता है, ठीक है। PN भगवती के जब चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उस टाइम पर एज अ राइट ये हमें मिल गई थी। और ये जो PIL है इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो इट इज़ एज द जुडिशियल ओवर रीच भी कह सकते हो, या जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते PIL जो है वो देश को मिला था।
समझ में आया जी? ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली बार PIL लॉन्च हुई थी वो बैक इन 1970s के अंदर जाके हुई थी, लेट 70s के अंदर, जिसके अंदर आपके जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनसे रिलेटेड था कि ये लोग बिना मतलब के ही जेल के अंदर सड़ते रहते हैं, और इसीलिए वहाँ पर राइट टू जो प्रिजन है, जो फ्री लीगल एड है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर लाने की उसकी बात हुई थी कि इससे रिलेटेड चीज़ें जो है होनी चाहिए। नालसा वगैरह की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वहीं पर उसी के अंदर आपका PIL का रोल सबसे पहले देखा गया था। ऑलराइट, दूसरी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि आपकी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगभग 30 किलोमीटर दूर से ही प्रयागराज की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि क्योंकि क्राउड जो है वो एकदम से बहुत एनर्मस अमाउंट में पहुँच गया 29 जनवरी के स्नान के लिए। इनफैक्ट 2 फरवरी को भी माना जा रहा है, 3 फरवरी को भी जो बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है, जिसे भी शाही स्नान कहा जा रहा है। तो बिकॉज इन दोनों शाही स्नान के चलते बहुत लार्ज नंबर में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और क्राउड मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया, स्टैम्पेड भी हो गया जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई। उसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास आउटस्कर्ट्स पे सभी हाईवेज को बंद कर दिया गया है ताकि लोग प्रयागराज तक पहुँचे ही नहीं। राइट, उसी से रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल्स आए हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा न्यूज़ में फ्लैश कर रही हैं चीज़ें। देखिए, एक ऐसा इवेंट जो देश के लिए सबसे ज़्यादा गौरव की बात थी, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसके पीछे रीज़न ये भी है कि सरकार को पता है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा है जो स्क्रूटनी के अंदर है, यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर है ये इवेंट। ठीक है, सारे दुनिया भर से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, तो नेचुरली ऐसा है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट की जा सके या वहाँ पर लागू की जा सके। ऑलराइट, ठीक है जी, तो ये आर्टिकल आपके दोनों उसी चीज़ से रिलेटेड हैं और वहीं पर ये सारी बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल न्यूज़ में है दैट इज़ फ्रॉम दिस पेज, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से है। देखिए, हमने इस बार के ही टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो सोडियम सॉल्ट है आपका, उसे डिक्लाइन करते हुए आपको पोटेशियम सॉल्ट को अडॉप्ट करना है। रीज़न बीइंग क्योंकि सोडियम सॉल्ट के चलते आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 के आसपास 50s में, उस टाइम पे भारत के अंदर थायराइड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी और तब भी नमक ही वो रास्ता बना था जब हमने आयोडाइज्ड सॉल्ट को अपनाया था। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों में या बड़ों में हमारे थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो मेजरली डिक्लाइन हो गई थी। एंड येट अगेन अब फिर से आपका सोल्ट ही वो रास्ता बन सकता है जिसकी वजह से देश के अंदर हो रही हाइपरटेंशन जैसी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारियां, जिसकी वजह से आपके हार्ट फेल के भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, स्ट्रोक्स आ जाते हैं लोगों को, उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। मोर ओवर इस आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया है कि जो लो सोल्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो कोस्टली हैं, तो अब ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी पर्टिकुलरली पोटेशियम सॉल्ट्स के लिए, तो नेचुरली उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी और उनका बैलेंस लेवल में आ जाएगा। दैट इज एज पर द डिमांड रेशियो। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक कंसर्न ये भी दिखाया गया है कि हमें कोशिश करनी है कि हम सॉल्ट कंटेंट की कंजम्पशन को ही कम कर दे, रादर देन ये बोले कि आप सोडियम सॉल्ट की जगह पोटेशियम सॉल्ट यूज कर लो। बिकॉज अगर आप जितना सोडियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसकी जगह पोटेशियम सॉल्ट यूज करने लग गए उतने ही लेवल पर या उससे ज्यादा, तो वो अपने आप में घातक साबित हो सकता है। उससे किडनी फेलियर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होने के चांसेस हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली भारत में, जो यहाँ पर आपको लास्ट के आर्टिकल में मिल जाएगा, that reducing sodium chloride consumption would on the whole be beneficial in India rather than because the staggering burden of cardiovascular and other non-communicable diseases। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा है that there is need to be a watchful eye on the possibility of hyperkalemia। ठीक है, मतलब अगर आपके ब्लड लेवल के अंदर पोटेशियम भी ज़्यादा हो गया तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उससे जो है आपके चांसेस किडनी फेलियर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैंडेडली जो है पोटेशियम सॉल्ट्स को
बिल्कुल ही अनलेवरेज्ड तरीके से यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज उससे किडनी फेलियर के चांसेस हैं। ये आर्टिकल आपको इस तरफ लेके जा रहा है कि आपको कोशिश करनी है कि रादर देन switching to potassium salts you should just lower the demand of your sodium salts itself, ठीक है, उन्हीं को ही एक प्रिसाइज नंबर में आप यूज कर लें, इसकी तरफ ये आर्टिकल आपको लेकर जा रहा है। ये आर्टिकल आपको इसी इसेंस में पढ़ना है कि किस तरीके से भारत के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें हमारी जो आज के पेपर में आई है, दैट इज फ्रॉम हेयर, जहाँ पर हमें पता लगा है GBS के बारे में। अगेन जो हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, गुयालिन बेले सिंड्रोम जो आपका है, उससे रिलेटेड नंबर्स जो हैं वो भारत में बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र के रीजन में, और ये कंसर्निंग नंबर है, ठीक है, जिसकी वजह जिसकी जो रूट कोज बताई जा रही है वो ये है कि शायद वहाँ का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है, बिकॉज जितने भी सैंपल आसपास के एरिया में जहाँ से केसेस आ रहे हैं वो टेस्ट किए गए, वो पानी ही वहाँ पर उस लेवल पर पॉल्यूटेड पाया गया। ऑलराइट, और ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, डिसऑर्डर सिंड्रोम है, जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। क्लियर है जी। दूसरी तरफ आपके सामने एडहोक जजेस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन दी है। देखिए एडहोक जजेस कौन होते हैं, ये रिटायर्ड जजेस होते हैं, और या फिर वो जजेस जो आपके हाई कोर्ट के जज बनने के कैपेबल हो सकते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, जिसके अंदर आपके हाई कोर्ट के पास अगर काम बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके एडहोक जजेस को बुलाया जा सकता है ताकि वो वहाँ पर सुनवाई कर सके और आपका जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके। नाउ 2021 के अंदर पहले प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिमिटेशंस लगाई थी, उन्हीं को रिलैक्स करते हुए अब आपकी जुडिशियल वैकेंसीज के उन्होंने बोला है कि अगर आपकी 20% ऑफ सेक्शन स्ट्रेंथ जो है वो आप एडहोक जजेस से फिलअप कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की है उसका 20% आप हाई कोर्ट जजेस लगा सकते हो। पहले ये जो नंबर था ये 10% था, ठीक है, इससे पहले जो है वो 10% सेक्शन थी, अब इसको 20% कर दिया है। मोरओवर ये भी दिखाया गया है कि ऑलमोस्ट 60 लाख केसेस पेंडिंग हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें से 20 लाख क्रिमिनल अपील्स हैं, ठीक है। तो बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ जजेस कम हैं, इसीलिए ज़रूरत है एडहोक जजेस को लगाने की, ताकि इस क्राइम जो बर्डन है इसको कम किया जा सके, लिटिगेशन के बर्डन को, ठीक है। इस केस के अंदर जब 2021 के अंदर हुआ था तो ये कहा गया था अपॉइंटमेंट के लिए कि उनके लिए ज़रूरी है कि केस जो है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में ही हो, ठीक है। अगर वो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है तब आप एडहोक जज लगाइए, 10% की पेंडेंसी क्रॉस कर चुका है 5 इयर्स में, या फिर जो परसेंटेज रेट ऑफ डिस्पोजल है वो लोअर है, ठीक है, देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस, मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस आप सॉल्व कर पा रहे हैं और जितने डे टू डे बेसिस पे आ रहे हैं केसेस, अगर वो ज़्यादा है डिफरेंस उनके बीच में, तब आप एडहोक जजेस लगा सकते हैं। तो अब ये जो है नंबर रिलैक्सेशन हो गया है, तो अब आपको यहाँ से जो अपने स्टैटिक पोर्शन से याद करना है, दैट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर हाई कोर्ट जजेस, कि कौन वो लोग हैं जिन्हें हाई कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। ये आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से आज एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना है, बिकॉज जुडिशरी से रिलेटेड है। एडहोक जजेस मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाई कोर्ट अगर चाहे तो अपने काम को कम करने के लिए कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन दे दी है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है वो आपको आज अपने स्टैटिक पोर्शन से एक बार रिवाइज कर लेना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इन द लीग, देखिए यहाँ पर 2 इंसिडेंट्स हैं आपके। सबसे पहला फिलिपाइन और आपके चाइना के रिलेशन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर चाइना ने सीधे सीधे बोल दिया है कि फिलिपाइन ने जो अपने यहाँ पर मिसाइल सिस्टम्स लगा रखे हैं यूएस की हेल्प से, उसको हटा ले, अदरवाइज तो ये सी एग्रेशन की तरफ जा रहा है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कोरेसिव बिहेवियर है, ठीक है, डिस्प्यूट चाइना सी के अंदर। एंड मोरओवर चाइना ने रिपीटेडली कहा है कि ये जो है इंस्टिगेट कर रहा है जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, और आपका जो है आर्म्स रेस की तरफ आप भाग रहे हो, ठीक है। तो हमें पता है कि साउथ चाइना सी के साथ, जहां आपके नीचे जब एशियान नेशंस हम पढ़ते हैं
तो वहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। देखिए एशियन नेशंस में जब इंडिया से इधर जाएंगे तो यहाँ आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया ये सब मिल जाएंगे, और इधर आपको इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपाइंस ये सब नेशन मिल जाएंगे। और साउथ चाइना सी जो आपकी चाइना की साउथ की तरफ है, नॉर्थ वाली भी उसके साथ बाउंड्री कर रही है, साउथ चाइना सी में ये काफ़ी सारे देश हैं जिनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना के साथ। मोर ओवर यहाँ पर फिलीपाइंस ने खुल के बोल दिया है कि हम एक डील करने के लिए तैयार हैं। अगर चाइना चाहता है कि हम अपनी जो है मिसाइल सिस्टम को हटा लें तो वी आर रेडी टू मेक अ डील, लेकिन बदले में हमें चाहिए क्या कि हमारी टेरिटरी को क्लेम करना स्टॉप कर दीजिए, हमारे फिशरमैन को हैरेस करना स्टॉप कीजिए, हमारी बोट्स को जो है रोकना बंद कीजिए, हमारे ऊपर वाटर कैनन्स की बौछार बंद कीजिए। क्योंकि अभी पिछले ही साल ये न्यूज़ में आया था कि चाइनीज़ वेसल ने आपके फिलिपाइन आर्मी के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कोरेसिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर दीजिए, तब हम अपनी टाइफून मिसाइल्स को वापस करने के लिए रेडी हैं। तो इट इज़ 1-on-1 आ गया है कि फिलीपाइंस को मदद करने के लिए यूएसए खड़ा है और चाइना उसको सीधे सीधे टारगेट कर रहा है। तो दोनों ही देशों के बीच में ये जो रिलेशंस हैं ये बहुत ही ब्रिस्क मैनर में चल रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ये सारी बातें हो रही हैं। राइट उसके बाद इस आर्टिकल के लास्ट में ये बताया गया है दैट जो फिलिपाइन ऑफिशियल है जिन्होंने इस कंडीशन पे बोला, बिकॉज आपकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो सेंसिटिव इश्यूज़ को पब्लिक एरिया में नहीं लेके आ रही हैं, चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपकी चाइनीज़ और फिलिपाइन कोस्ट गार्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं और इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने ये मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसको हटा दें तो आप हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर एक बार ध्यान दें, उनको एक बार कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओनली आफ्टर दैट वी विल टेक अप द राइट वे, ठीक है, उसके बाद ही हम अपनी मिसाइल्स को हटाएंगे। दूसरी तरफ जो न्यूज़ आई है दैट इज़ अगेन फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखिए दो देश DRC दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है एक मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन चल रही है बिकॉज रवांडा के M23 रिबेल्स, देखिए ये जो वर्ड है ना ये आपके लिए एज इट इज़ सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ लेंगे वो कि M23 रिबल्स वॉज इन न्यूज़, ये किस देश से रिलेटेड है, कहाँ के कंसर्न से रिलेटेड है, ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में आपको एज इट इज़ भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है कि रवांडा का एक तरीके का ये जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते लेकिन रिबेल ग्रुप है जो वहाँ की भी अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं और आपके कोंगो के ऑयल रिजर्व्स के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल के अंदर जो बात हो रही है वो है आपके कोंगो के प्रेसिडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन करने वाले हैं और उन्होंने अपने लोगों से भी ये आग्रह किया है कि आप जितने ज़्यादा लोग हैं वो मिलिट्री के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए बिकॉज किसी भी हाल में हम M23 रिबेल ग्रुप को आपके क्या करने वाले हैं, अपोज करने वाले हैं, ठीक है। और ये हुआ तब है जब इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो गोमा सिटी है जो आपकी दैट इज ये देखिए कंट्री की जो लार्जेस्ट सिटी है गोमा, उसको अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इसकी तरफ एडवांस किया और वहां पर टेक ओवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आ गई है कि यूनाइटेड नेशन ने भी बोल दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर गोमा के अंदर जितना भी कुछ फूड वगैरह और ये सब डिलीवर होता था उसकी भी बहुत ज़्यादा लूटपाट की गई है, उसको भी छीन लिया गया है। तो एक तरीके से जो M23 रिबेल ग्रुप है जिसको रवांडा के ट्रूप्स भी सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं आपके कोंगो के प्रेसिडेंट। तो यहाँ से आपके लिए देखिए एटलस फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि DRC कोंगो और रवांडा के बीच में एक लेक है जो इन दोनों देशों को बाउंड्री बना रही है, दैट इज लेक कीवू, ठीक है। इसी लीग के अंदर यहाँ पर इसके आसपास आपको केनिया मिल जाएगा, युगांडा मिल जाएगा, तंजानिया मिल जाएगा, लेक विक्टोरिया मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर से अगर आप आएंगे तो आपकी जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो सारी की सारी आपको यहीं पे दिख जाएगी जिसके अंदर आपकी तंग्यानिका भी है, लेक कीवू है, एरी है, एडवर्ड है, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी आपकी लेक्स हैं ये सारी इसी लीग के अंदर है। तो एक बार आज अपना अफ्रीका का मैप ज़रूर उठा लें बिकॉज कल भी हमने अफ्रीका की न्यूज़ डिस्कस की है जिसके अंदर हमने ऊपर के देश दैट इज साहेल रीजन की कंट्रीज़ को डिस्कस किया था और आज जो आपकी कंट्रीज़ है दैट इज़ फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली,
ठीक है, जब कभी भी आपके अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो न्यूज में रहते हैं, वहां से सबसे प्रोबेबल जो आंसर बनता है या क्वेश्चन बनता है, दैट इज फ्रॉम द एटलस इटसेल्फ। तो आज के पेपर को पढ़ने के बाद आपके लिए वर्ल्ड न्यूज से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द लोकेशन ऑफ रवांडा, DRC। देखिए किस देश से, क्या इक्वेटर तो पास नहीं हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन तो पास नहीं हो रहा है, बिकॉज जो लोग प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें वहां पर बिल्कुल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इक्वेटर इन किन देशों में से पास हो रहा है, कैप्रिकॉन कहाँ से पास हो रहा है, साहेल रीजन कहाँ पर है, आपका ये पर्टिकुलर डेजर्ट कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर लेक कहाँ पर है, ऐसा तो यूपीएससी भी पूछता आया है। ठीक है, जब कभी किसी ऐसे रीजन को न्यूज में पाया गया है, वहां की ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चन हमेशा फ्रेम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके फ्रंट पेज पर चाहे रिवर पोटोमैक हो या फिर आपके वर्ल्ड पेज के ऊपर आज आपके युगांडा और आपके रवांडा दिस कोंगो वगैरह का रीजन जो है वो न्यूज में है, फिलीपाइंस न्यूज में है, साउथ चाइना सी न्यूज में है, ये सब कुछ आपको एक बार एटलस पे आज जरूर मार्क कर लेना है। All right, so that's all from today's discussion. Thank you very much for watching the video and stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you.